अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना। और हम आ गए हैं इसमें बहुभुजों को समझेंगे। आज हम क्या समझेंगे? बहुभुजों को के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो लिखते हैं बहुभुजों को समझना। अभी बहुभुज होता क्या है? तो बहुभुज को पहचानने का क्या तरीका? बहुभुज सरल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को कहते हैं। बहुभुज किसे कहते हैं? एक तो रेखाखंड होना चाहिए, वो सरल होना चाहिए, वक्र नहीं होना चाहिए, और बंद आकृति में होनी चाहिए। तो ऐसी जो कोई कभी भी कहीं कोई चिन्ह नजर आए, ऐसा कोई भी आकृति नजर आए, तो उसे हम बहुभुज कहते हैं। उदाहरण तो ऐसा इसको लिखने के लिए हम लिख लेते हैं कि सरल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति। सरल रेखा खंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुभुज। सरल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब देखिए, सरल रेखा खंड नहीं, खंडों। खंडों का मतलब होता है एक से ज्यादा खंड। तो एक रेखाखंड में तो कोई बंद आकृति बनेगी नहीं। दो से भी ले लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, तब भी नहीं बंद हो रही। लेकिन कम से कम 3 रेखाखंड हो जाते हैं। देख लीजिए फिर से एक बार, एक रेखाखंड में तो कोई आकृति बंद नहीं हुई, 2 रेखाखंड में भी नहीं बंद हुई, लेकिन जैसे ही 3 रेखाखंड होते हैं, बंद आकृति बनना शुरू होती है। ये देखिए, एक रेखाखंड, 2 और ये 3। तो जैसे ही 3 रेखाखंड होते हैं, हमारी पहली बंद आकृति शुरू होती है। ऐसे तो अलग अलग कई आकृतियां होती हैं, लेकिन वो रेखाखंड सरल होने चाहिए, मतलब उसमें वक्रता नहीं होनी चाहिए। अगर इसी को हम कहते हैं ऐसे बना दें और इसको ऐसे कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये वक्र हो गया। तो ये आकृति जो है बहुभुज नहीं कहलाएगी। तो हमारी जितनी भी आकृतियां होंगी, जैसे 3 हो गई, अब इसी में 4 हो गए, ये तो इसमें कितने हैं? 4 बहुभुज हो गए, 4 रेखाखंड हैं। तो जब रेखाखंड बंद आकृतियों का निर्माण करते हैं, अब इन रेखाखंडों को भुजा बोलने लगते हैं हम। क्या बोलते हैं? भुजा। अभी क्या है? ये रेखाखंड है। अभी ये क्या है? रेखाखंड है। ये भी रेखाखंड है, और रेखाखंड तो ये भी है, लेकिन अब इनका नाम, जैसी आकृति बंद होती है, अब इन रेखाखंडों को भुजा बोलते हैं। तो भुजा अगर एक से ज्यादा हो गई तो भुजाएं कह देते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर एक से ज्यादा भुजा तो है ये, लेकिन ये क्या है? ये वक्र है। और जहां भुजा और वक्र एक साथ हो जाते हैं, वो बहुभुज नहीं रहता। वो क्या नहीं रहता? बहुभुज। अब यहाँ पर देखिए, 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, तो ये एक बहुभुज हो गया। अब इसका नामकरण करने का क्या तरीका है? किसी भी बहुभुज का नामकरण करने का क्या तरीका है? जितनी रेखा है या जितनी रेखाएं हैं, वो बंद आकृति बना ले तो वो बन जाती हैं बहुभुज। यहाँ पे 4 बन गए तो ये चतुर्भुज हो गया। इसका नाम क्या हो गया? चतुर्भुज। अगर मान लीजिए 5 कर लिया, तब ये 5 रेखाएं बंद आकृति बना ली। अब रेखाएं माने भुजा, तो ये क्या कहलाएगी? पंचभुज। 6 हो गई, तब या 6 रेखाखंड हो गए, 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया? षटभुज। ऐसे ही ये जितने रेखाखंड हमारे सरल होने चाहिए, और चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, जितने भी आकृति बंद आकृति बनाएंगे सरल रेखाखंड मिलकर, तो हम उन्हें बहुभुज बोलना शुरू कर देंगे। तो इस तरह जो है, ये बहुभुजों को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसको इस पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं, तो जिससे हमारे को कुछ और क्लियर हो जाए। अब आप प्रश्नावली 5.8 का पहला सवाल लेते हैं। जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण भी बताना है। ठीक है, कारण बताइए।
तो देखिए ये वाली पहली आकृति को लेते हैं। देखिए ये कैसे शुरू हो रहा है, यह यहाँ से अगर चल रहा है, यहाँ से गया घूमते घूमते घूमते, रेखाखंड तो है लेकिन ये बंद नहीं हो पाया है। मतलब बंद आकृति कब हुई, जहां से चले अगर वहां तक पहुंच पाते हैं तो आकृति बंद होती है, और जहां से चले वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आकृति बंद नहीं हो रही है। जब ये बंद आकृति नहीं है तो ये कोई भी बहुभुज नहीं है। रेखाखंड तो है पर ये बहुभुज नहीं है। क्या बहुभुज नहीं है, कारण ये बंद आकृति नहीं है। कारण क्या है, बंद आकृति नहीं है, ये कारण है इसका। इसमें देखिए मान लीजिए यहां से चलते हैं तो ये यहां से चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रेखाखंडों के बाद हम जहां से चले थे वहां पर आ गए। तो ये क्या है, बहुभुज है। ये क्या है, बहुभुज है। क्यों, क्योंकि रेखाखंड भी है और ये बंद आकृति भी बना रही है। ये है कारण। क्या दे सकते हैं, कारण में दे दीजिए कि 12 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति। कितनी, 12 रेखाखंडों क्यों हो, क्योंकि अलग अलग हम बहुभुज बना के अलग अलग रेखाखंड हैं और गिनती में 12 हैं, तो एक से ज्यादा हो गए तो बहुभुज हो गए। कारण 12 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है। ये 12 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है तो ये क्या बन गया, बहुभुज हो गया। इसमें देखिए ये तो कहीं से भी रेखाखंड नहीं नजर आ रहा, ये तो एक वृत्त नजर आ रहा है। ये वृत्त नजर आएगा तो बहुभुज नहीं है। ये बहुभुज नहीं है, बहुभुज नहीं है। कारण क्या देंगे, कारण रेखाखंड नहीं है, इसमें रेखाखंड नहीं है, रेखाखंड नहीं है, बंद रेखाखंड बंद नहीं। ठीक है, बंद तो है पर रेखाखंड नहीं है ये। तो ये क्या है, वक्र के रूप में वृत्त बन गया, तो इसलिए ये बहुभुज नहीं है। इसको कैसे लेंगे, ये भी एक, देखिए ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, लेकिन इसमें इतना वक्र लग गया थोड़ा सा, ये भाग कितना लग गया, वक्र लग गया। जो वक्र लग गया तो ये भी बहुभुज नहीं है। ये क्या है, ये भी बहुभुज नहीं है। कारण रेखाखंडों के साथ वक्र लग गया है। कारण रेखाखंड पूरे रेखाखंडों से बंद आकृति नहीं है। रेखाखंडों से बनी बंद आकृति नहीं है ये, यानी इसमें रेखाखंड 2 तो है, ये तीसरा वक्र घुस गया है, इसलिए इस कारण से ये बहुभुज नहीं है। इस प्रकार हम ये पहचान पाए। लेते हैं दूसरा प्रश्न, वो उसको भी समझते हैं। ये प्रश्न नंबर 2 है कि प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। ये अलग अलग प्रकार की आकृतियां दी गई हैं, बहुभुज बनाए गए हैं, तो इनका नाम लिखना है और ये भी बताना है कि इनमें से प्रत्येक के 2 और उदाहरण बनाइए। मतलब जितने हैं भुजाएं हैं उतने में से और भी बना के दिखाने हैं आपको। तो गिनिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है। तो कितने इसमें कितने, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज, ठीक है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज हो गई। अब इसके 2 उदाहरण और बनाइए। तो चतुर्भुज कैसे बनाया जा सकता है, एक ऐसा बना लीजिए वर्ग टाइप का, ठीक है, और एक और भी बना लीजिए। मान लीजिए इसी को और लंबा कर दीजिए तो आयत बन गया। बनाइए, अब नाम नहीं देना है आपको, चतुर्भुज ही है। अभी हम केवल 4 भुजाओं से घिरी या 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति ही बनानी है, नाम नहीं बताना है अभी, ठीक है ना। तो चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज इसको भी बोलेंगे। जब हम विशेषतः उसके अंदर प्रवेश करेंगे तब उनका नाम बताना है। अभी क्या करना है,
इनमें से प्रत्येक के दो और उदाहरण, तो ये एक उदाहरण ऐसा भी बन जाता है, एक उदाहरण ऐसा भी बन जाता है, और भी बन सकते हैं। अब जैसे तीन रहा है, ये क्या है, ये तीन भुजाएं उनसे घिरी बंद आकृति, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तीन है तो हम इसको लिख देंगे त्रिभुज। अब जो त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति है, तो एक आध और बना लीजिए, तो एक ऐसा बना लीजिए, ठीक, एक अधिकोण टाइप का बना लीजिए, ये लीजिए, ये भी तो त्रिभुज ही है। तो इस तरह से ये दो और उदाहरण बन गए। ये कितने दिन रहे, इसमें तीन थे ना, एक दो तीन, इसमें कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पंचभुज। क्या लिख देते हैं, इसी के अंदर लिख देते हैं पंचभुज, पंचभुज। अब ये पंचभुज हो गए, तो पंचभुज तो एक दो और बना लीजिए। तो एक दो और कैसे बनाते हैं, ऐसा बना दीजिए, ऊपर की तरफ नोक कर दीजिए, ये लीजिए, ये भी पंचभुज हो गया। और वो बनाना है ऐसा 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 और ऐसा, ये भी पंचभुज है, देख लीजिए, ये भी है ना, पांच भुजाओं से घिरी बंद, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, ये देखिए पंचभुज बन गया। इसको गिनिए, इसको यहाँ शुरू करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ जब होती हैं तो आठ का हम लोग बोलते हैं अष्टभुज। क्या, अष्टभुज, ये अष्टभुज। अब अष्टभुज को और भी बना दीजिए, कैसे बना सकते हैं, तो आठ आपको बंद करना है, कैसे भी बना दीजिए, देखिए इसमें कोई वो बंधन नहीं है। तो शुरू करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये भी अष्टभुज है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये भी अष्टभुज है। अब कैसा भी रेखाखंड होने चाहिए, वक्र नहीं डाल देना है बीच में, अगर वक्र डाल देंगे तो वो मामला कुछ और हो जाएगा, फिर वो बहुभुज नहीं कहलाएगा। तो इस तरह हम आठ भुजाओं से घिरी बंद आकृति को अपने हिसाब से बनाए। और अब लेते हैं इसी का प्रश्न नंबर 3। अब ये प्रश्न नंबर 3 है कि एक समषट्भुज रेगुलर हेक्सागन का एक रफ चित्र बनाइए, खींचिए, उसके किन्हीं तीन शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए और क्या करना है, पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। तो देखिए जी, एक समषट्भुज, समषट्भुज का मतलब होता है सम माने बराबर और षट माने 6। तो जी शुरू करते हैं, ये दो और इधर से ले लीजिए दो, इधर दो दो चार, और इसी तरह इधर से ले लीजिए, ये बन गया समषट्भुज। आप नाप के तो बना नहीं, पर समषट्भुज की तरह दिख रहा है, मान लीजिए समषट्भुज ये मान लीजिए। तो ये समषट्भुज बना लिए, इनके तीन शीर्षों को जोड़कर, पहले तो इनका नाम भी ले लो तो आसानी रहेगी। तो ए बी सी डी ई और एफ नामकरण भी कर लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब किन्हीं तीन शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। शीर्ष कौन से हैं, ये जितने भी हमने बिंदु लिखे हैं, ये दो रेखाखंड जहां मिल रहे हैं वो शीर्ष कहलाता है। तो ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे शीर्ष हो गए हैं। अब ये शीर्ष बन गए हैं, अब दो किनको जोड़ना है, तीन को। तो मान लीजिए इसको आसन्न भुजाओं को नहीं जोड़ना, बस तीसरी, तो एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, तो एक ये बन गया। इसको छोड़ दीजिए तो इससे ये ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए तो इससे ये ले लिया। ये इस प्रकार हम जो ये तीन रेखाखंडों से जोड़कर, ये हमने तीन शीर्षों को जोड़कर एक अलग त्रिभुज बना लिया। क्या बना लिया हमने, त्रिभुज बना लिया। तो किन्हीं तीन शीर्षों को जोड़कर त्रिभुज बनाई, पहचानिए कि आपने किस प्रकार का। तो देखिए, ये चूंकि समषट्भुज था, तो जब हम इनके किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएंगे, आसन्न बिंदुओं को छोड़कर, तो वो सारे के सारे क्या है, बराबर दूरी के होंगे। क्योंकि ये बराबर दूरी के बने हुए हैं, कौन सा, एक ये एक ये एक ये, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सम। और ये क्या बना है, त्रिभुज। तो सम बाहु त्रिभुज। तो कैसा बन गया ये, सम बाहु, सम माने बराबर, बाहु और त्रिभुज, त्रिभुज बना है, तो सम बाहु त्रिभुज खींच लिया है। कैसा क्या किया है, समबाहु त्रिभुज खींच लिया है। ये इसका जवाब हो गया, आसान है। इसी तरह है, अगला प्रश्न लेते हैं। अब इसका चौथा प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक सम अष्टभुज रेगुलर ऑक्टागन का रफ चित्र खींचिए। इस अष्टभुज के ठीक चार शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिए।
तो दी जैसे अब अभी आपने षटभुज बना लिया था, वैसे ही आप जो है अष्टभुज बना लीजिए। अष्टभुज बनाने का क्या तरीका होता है, देखिए, दो रेखाएं इधर बराबर बराबर दूरी पर रख लीजिए, दो रेखाखंड, और इसी तरह दो रेखाखंड इधर बराबर दूरी पर रख लीजिए। ये कितने हो गए, 4। अब इससे इसको मिला दीजिए तो ये बन गया 5वां, और थोड़ा आगे कर लीजिए, और इससे इसको मिला दीजिए तो बन गया 6वां, इससे इसको मिला दीजिए बन गया 7वां, और इससे इसको मिला दीजिए तो बन गया 8वां। ये रेगुलर अष्टभुज बन गया ये हमारा, ठीक है। अब रेगुलर अष्टभुज बनने के बाद क्या करना है, इनका नामकरण कर दीजिए। तो शुरू करते हैं, A B C D E F G H, कहीं से भी शुरू करके कुछ भी बना दीजिए। इसका नामकरण भी हो गया। अब क्या करें, इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर आयत, आयत क्या होता है, जिनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और साइड कोण 90 डिग्री। तो चाहे अगर हम ऐसे ऐसे जोड़ दें तो भी आयत बन जाएगा, ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं तो भी आयत बन जाता है। तो हम देखिए किनको जोड़ देते हैं, सम्मुख 4 शीर्ष यानी ए से इसको सामने को जोड़ लेते हैं, एक ये रेखाखंड ले लेते हैं, एक ये रेखाखंड ले लेते हैं। तो सम्मुख शीर्ष कौन कौन, अष्टभुज के ठीक 4 शीर्ष, तो 4 शीर्ष ले लेते हैं यहाँ पर, 4 शीर्ष कौन कौन लिए हैं, ए, और लिया है हमने डी, और लिया है ई, और लिया है एच। ये 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत कीजिए। तो जब 4 शीर्ष जोड़ रहे हैं तो रेखाखंड निर्माण हो रहे हैं। तो रेखाखंड कौन कौन से बने, तो रेखाखंड हमारा बना एडी, है ना, रेखाखंड ऐसे बंद रहते हैं, उतनी दूरी, उससे ज्यादा दूर नहीं जाता। डीई और ई एच कर लीजिए, या एच ई एक ही बात है, और एच ए, ये हमारे 4 रेखाखंड है। और 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति, है ना, इस रेखाखंड हो गया। बंद आकृति कौन सी बनी, ए डी ई एच, यही हमारा आयत है। तो आयत जो बना वो कौन सा बना, आयत बना ए डी ई एच, ये हमारा आयत बन गया। इस तरह इसका जवाब हो गया। ये 4 शीर्ष हो गए, 4 शीर्षों से हमारे 4 रेखाखंड निर्माण हो गए, और उनसे जो आकृति बनी वो रही आयत हमारा। अब इसी का लेते हैं 5वां प्रश्न। तब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों वाले आसन्न शीर्ष नहीं होना चाहिए, आसन्न शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त होता है। यानी कम से कम एक कोना छोड़ देना है, मतलब एक बिंदु छोड़ते हुए आगे बढ़ना है, से प्राप्त होता है। यह इनकी भुजाएं नहीं होती हैं, मतलब जब वो एक शीर्ष छोड़ देंगे तो भुजा नहीं कुछ और कहलाएगा। तो एक पंचभुज का रफ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण कीजिए। तो वो जो नाम है उसको जो छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद जो रेखाखंड बनता है तो वो ही रेखाखंड कहला जाता है विकर्ण। तो अभी हमने इसको 5 भुज बनाना है, पंचभुज बनाना है, फिर उसमें ये विकर्ण बनाने हैं। तो पंचभुज बनाने का क्या तरीका है, पंचभुज बनाने का ऐसा ले लेते हैं, ये रहा हमारा पंचभुज का, थोड़ा सा और सुधार लेते हैं, कुछ ऐसा बना लेते हैं, ऐसा, जिससे अच्छे से आ जाए। एक ये रहा और एक ये रहा, ये हमारा पंचभुज हो गया। 5 भुजाएं गिन लीजिए, तो नामकरण भी कर दीजिए, ए बी सी डी ई, ये नामकरण हो गया। अब क्या कर रहे हैं, रफ चित्र भी खींच लिया, अब उसके विकर्ण खींचे। विकर्ण कहाँ होंगे, विकर्ण का मतलब होता है, वो ये भी कह रहे हैं आसन भुजाएं नहीं होनी चाहिए। तो हमारे जो शीर्ष हैं, तो शीर्ष कितने हैं, ए बी सी डी ई, ये तो शीर्ष रहे पंचभुज के, ये शीर्ष लिखते भी चले। शीर्ष कौन से हैं, ए बी सी डी और ई, और आसन्न शीर्ष कौन से कहलाएंगे, ये एक रेखाखंड के अंत में बने हुए जो बिंदु होते हैं वो शीर्ष कहलाते हैं, आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। तो ये तो ए बी हो, आसन्न शीर्ष हो गए, तो एक को छोड़ के दूसरे को लेना है, यानी ए बी में से बी को छोड़ेंगे तो सी को लेंगे, सी को से डी को छोड़ के ई को लेंगे, और ई और बी को लेना है तो ए को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमको लेना है।
तो अब इनके विकर्ण विकर्ण कैसे बनेंगे, विकर्ण के लिए एक एक छोड़ते चलिए। तो शुरू करते हैं। देखिए जो जो हम विकर्ण खींचेंगे उनका नामकरण भी लिखना है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। तो विकर्ण आसन्न शीर्ष बी को छोड़ा तो कौन सा मिला हमारा, सी। ये गया पहला ए सी, तो पहला विकर्ण बन गया ए सी। ये रेखाखंड है, ठीक है ना। इसकी भुजाएं नहीं है ये, क्यों, भुजाओं के लिए क्या है, रेगुलर जाना पड़ेगा। ये बाईपास करके जा रहा है। जब ये बाईपास, जैसे ही ये बाईपास करेगा यानी कि किसी एक बिंदु को छोड़ेगा, वो उसका नाम विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण हो गया। अब यहाँ पर एसी बन गया। अब इससे लिया, इसको छोड़ा तो यहाँ आ गया, ये ले लिया तो कौन सा बन गया, सीई बन गया। और इसको छोड़ा तो इससे इसको ले लिया, ये बन गया ईबी, ये भी एक विकर्ण बन गया। और किसको लिया, यहां से अगर हम इन दोनों में से इससे इसको ले लेते हैं, ए से ले लो, ए से डी, इसको छोड़ते हैं तो ये ले लेते हैं। तो ये कौन सा, एडी ले लिया हमने, एडी ले लिया। और किससे, अभी ये भी तो है, इससे इसको मिला लो तो ये हो जाएगा ये डीबी। एक किसको छोड़ दिया है तो ये डी बी या बी डी, कैसे इधर से इधर लिख लो, चाहे इधर से एक ही बात है। तो इस प्रकार ये हमारे जो है विकर्ण बन गए। तो कितने विकर्ण बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, गिन लो। इधर 1, ठीक है, इधर 2 और 1 इधर गया, 2 इधर गया, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। 5 विकर्ण हमारे बन गए। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।